यूपी में गोंडा के करीब ट्रेन हादसे के बाद ट्रैक की मरम्मत का काम जारी। आज शाम तक रेल ट्रैफिक शुरू होने का इम्कान। हादसे में 3 अफराद की हुई मौत। हुकूमत मॉनसून सेशन में डिजास्टर मैनेजमेंट कानून में तरमीम समेत 6 बिल करेगी पार्लियामेंट में पेश। लोकसभा स्पीकर ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी दी तश्कील। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के सदारती इंतखाबात के लिए रिपब्लिकन पार्टी की नामजदगी बाज़ाब्ता तौर पर कर ली कबूल। कहा कि मैं सिर्फ आधे अमेरिका के लिए नहीं लड़ रहा, मैं एक अजीम मुल्क के लिए लड़ रहा हूं। बांग्लादेश में रिजर्वेशन के खिलाफ पुरतशद्दुद झड़पों में शिद्दत और अब तक 19 अफराद हलाक। कई हिस्सों में इंटरनेट सर्विस बंद। सरकारी मुलाजमतों में रिजर्वेशन खत्म करने का मुतालबा जारी। केरल, तेलंगाना और गुजरात समेत कई रियासतों में बारिश जारी। कोंकण, गोवा, आंध्रा और छत्तीसगढ़ में आज भी तूफानी बारिश की वार्निंग। और विमेन्स एशिया कप आज से श्रीलंका में होगा शुरू। हरमनप्रीत की कप्तानी में भारतीय टीम को रिवायती हरीफ पाकिस्तान का चैलेंज दरपेश। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। गोंडा के झिलाई रेलवे स्टेशन से पहले चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जुमेरात को हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक और 30 जख्मी हो गए। ट्रेन की 7 बोगियां पटरी से उतर गईं, जिनमें से 2 एसी बोगियां पलट गईं। इंतजामिया और मकामी लोगों ने बोगियों में फंसे लोगों को बाहर निकाला। जख्मी मुसाफिरों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया और बाकी अफराद को उनकी मंजिल की तरफ रवाना कर दिया गया। महकमा रेल के अफसरान और मुलाजमीन रेलवे ट्रैक से बोगियां हटाने में मसरूफ हैं। बोगियां हटाने के बाद रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। उम्मीद है कि शाम तक रेलवे ट्रैक की मरम्मत हो जाएगी और रेलवे बोर्ड की चेयरपर्सन जिया वर्मा सिन्हा जख्मियों का हाल मालूम करने के लिए अस्पताल पहुंची। वजारत रेलवे ने आला सतही तहकीकात का हुक्म दिया है और मरने वालों के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख रुपए और शदीद जख्मियों को 2.5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है और इसके अलावा मामूली जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। हुकूमत पार्लियामेंट के इस मानसून इजलास में 6 नए बिल पेश करने की तैयारी कर रही है। लोकसभा के स्पीकर ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तश्कील दी है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में तरमीम समेत 6 नए बिल ऐवान में पेश किए जाएंगे। इन बिलों की फहरिस्त जुमेरात की शाम लोकसभा सेक्रेटरीट की तरफ से जारी बुलेटिन में शाया की गई। आपको बता दें कि मानसून सेशन 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक जारी रहेगा। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन मंगल यानी कि 23 जुलाई को ऐवान में मरकजी बजट पेश करेंगी। फाइनेंस बिल के साथ ही फहरिस्त में शामिल दीगर बिलों में इंडियन एयरक्राफ्ट बिल 2024, बॉयलर बिल, कॉफी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल और रबर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल शामिल हैं। और अब पेश है बजट से मुतालिक खबरें। मुल्क का आइंदा बजट 23 जुलाई को पार्लियामेंट में पेश किया जाने वाला है। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ये बजट पेश करेंगी। मुल्क के किसान आइंदा बजट से क्या क्या उम्मीदें रखते हैं, टोंक और शामली के किसानों से आने वाले बजट में हुकूमत से क्या उम्मीदें हैं, सुनते हैं इस रिपोर्ट में। किसानों को इस बजट से मोदी जी से बहुत उम्मीद है, क्योंकि मोदी जी ने टॉक से नारा दिया था, मोदी है तो मुमकिन है। पिछली बार भी किसानों के लिए किसान सम्मान निधि में लाखों किसानों को, करोड़ों किसानों के खाते में
पैसे जाते हैं और अब भी हमें उम्मीद है कि किसान हित में बहुत अच्छा बजट पेश करेंगे। किसानों को बिजली, दिन में बिजली मिले और समर्थन मूल्य समय पे मिले, जिससे किसानों की आय दुगनी हो सके और देश हित में अच्छा फैसला हो। जो बजट आने वाला है, मोदी जी ने किसानों के लिए पहले भी बहुत अच्छा काम किया है। किसान सम्मान निधि और कृषि के बारे में, खाद बीज के बारे में किसानों को बहुत अच्छा मोदी जी ने तोहफा दिया था और अब के बजट में भी किसानों को पूरी उम्मीद है कि मोदी जी किसानों के लिए बहुत अच्छा करेंगे। एमएसपी गारंटी कानूनों की मांग है किसान की, उसके लिए बजट में कोई अलग सा प्रावधान किया जाए। बजट अब आने वाला है, उसमें कृषकों के लिए आवारा पशुओं से मुक्ति मिलनी चाहिए। बजट में ठोस प्रावधान होना चाहिए इसका। किसान का संपूर्ण कर्ज माफ होना चाहिए और किसान को कर्ज से कैसे बाहर निकाला जाए, इसकी रणनीति तैयार करनी चाहिए। वहीं ज़राई किसानों के बाद और ज़राई ताजिरों की इस बजट से क्या तवक्कात वाबस्ता हैं, आइए सुनते हैं मुंबई के ज़राई ताजिर मयंक गुप्ता की ज़बानी। जो गवर्नमेंट की गोल है कि फार्मर का इनकम डबल करें, उसको होने में अगर फार्मर को अवेलेबल है इंटरनेशनल मार्केट अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, तो उनका इनकम डेफिनेटली बढ़ सकता है। दूसरा, गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी बहुत अच्छे स्कीम्स हैं जो वो फार्मर्स को डिसबर्स करते हैं। जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र चालू किया है गवर्नमेंट में, वो और आगे बढ़े और सबके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट उनको बेनिफिट मिले। तो ये थी खबरें बजट से मुतालिक। और इस वक्त की अहम खबर यह है कि साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के सदारती इंतखाबात के लिए रिपब्लिकन पार्टी की नामजदगी बाज़ाब्ता तौर पर कबूल कर ली है। ट्रंप ने रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में कहा कि मैं आपके सामने एतमाद, ताकत और उम्मीद के पैगाम के साथ खड़ा हूं। मैं सिर्फ आधे अमेरिका के लिए नहीं लड़ रहा, मैं एक अजीम मुल्क के लिए लड़ रहा हूं। इस दौरान उन्हें अपने ऊपर होने वाला जानलेवा हमला भी याद आ गया। उन्होंने कहा कि ये बहुत तकलीफदेह लम्हा था और इसे याद करना भी नहीं चाहता, इस लम्हे को बयान नहीं कर सकता। और इससे कबल आज जब ट्रंप अपनी पार्टी की कॉन्फ्रेंस में पहुंचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। With faith and devotion, I proudly accept your nomination for President of the United States. आगे बढ़ते हैं, जहां महकमा मौसमियात ने मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात के पोरबंदर में मूसलाधार बारिश से शहर में कई मकामात पर पानी जमा हो गया है। महकमा मौसमियात ने केरल के वायनाड, कन्नूर और कासरगोडा अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और सबसे ज्यादा कन्नूर मुतासिर हुआ है, जहां कई नशीबी इलाके सैलाब की जद में आ गए हैं। सैकड़ों खानदानों को रिलीफ कैंपों में ले जाया जा रहा है। जिले में छोटे डैमों के शटर खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से नदी नालों में तुगयानी है। जिले के कई छोटे कस्बों और देहातों को सैलाब जैसी सूरत हाल का सामना है। और इसके अलावा सिक्किम, शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान, अंदरूनी कर्नाटक, लक्षद्वीप, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों, बिहार और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। नीट बदउनवानी मामले में रांची से एक तलबा को गिरफ्तार किया गया है। नीट पर सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला दे सकती है और आया नीट का इम्तिहान मंसूख किया जाए या नहीं। तकरीबन 4 घंटे की समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को हिदायत दी है कि तमाम उम्मीदवारों के नताइज हफ्ते की दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएं। हमारे साथी अमरिंदर गुप्ता ने अर्जी गुजार के वकील जयेश उन्नी कृष्णन से खुसूसी बातचीत की है। नीट मामले में पेपर लीक हुआ है और इस बात की पुष्टि आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई उसमें भी दिखी। और भी कई पक्षों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख सवाल किए, चाहे वो एनटीए से हो, चाहे याचिकाकर्ताओं से जुड़े हुए किसी मुद्दे पर सवाल करने की बात हो। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ याचिकाकर्ता के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता जयेश उन्नी कृष्णन जी है। नीट के मामला बहुत
बहुत ध्यान से आज सुनवाई हुई, बहुत लंबे सुनवाई हुई, पूरे दिन उसके बारे में बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर दिया है आज, जो कहते हैं कि नीट के जितने भी बच्चे हैं उनकी सबकी रिजल्ट वेबसाइट में, एनटीए की वेबसाइट में सेंटर वाइज पब्लिश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। सैटरडे 12 बजे तक उसको पब्लिश करना है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, पारदर्शिता वाली एक जजमेंट है ये, क्योंकि नीट के बारे में जितना एलिगेशंस चल रहे हैं सोशल मीडिया में और जन सामान्य के मन में, तो आज की सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले से उसमें पारदर्शिता लाया गया है। और दूसरा, दोनों तरफ को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट को ये लगा है कि नीट में कुछ गड़बड़ हुई है, इन द सेंस सिस्टमिक फेलियर। जिस तरह से आज एनटीए से सवाल किए गए, खासे तीखे सवाल माने जा सकते हैं, जब ये बात स्वीकार की गई कि हाँ पेपर लीक हुआ है, कितना व्यापक तौर पे हुआ है ये बाद में तय किया जाएगा। दूसरी बात, जब सीबीआई की बात आएगी तो सीबीआई भी लगातार इस पर जांच कर रही है। इन दोनों चीजों को आप कैसे देख रहे हैं, जो आज की बहस है उसको देखते हुए? एनटीए की तरफ से ये पहले बताया जाने की कोशिश किया था, इससे पहले जो सुनवाई हुई थी, कि एक वन ऑफ इंसिडेंट है, कि कहीं कोई सेंटर में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है या वहाँ पे किसी ने इसको लीक करने की कोशिश किया है या लीक हुआ है। और जहाँ तक सीबीआई के सवाल है, सीबीआई ने ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके एक आध एक्यूज को इस मुकदमे से लेके। तो एनटीए के थोड़ा रुख बदलते हुए देखा, क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें हर जगह हुआ है और ट्रांसपेरेंसी वाली सवाल उठ गई है, तो एनटीए भी सिस्टम को ठीक करने की बातें चल रहे थे। तो इसका मतलब नॉर्मली जैसे एडवर्सरियल लिटिगेशन होते हैं, दोनों पक्ष होते हैं जो एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, आज उससे अलग देखे इस देश की बच्चों की भविष्य के बारे में दोनों पक्ष को चिंता करते हुए देखा। ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से आज की सुनवाई हुई है, ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जब सोमवार को एक बार मामले की फिर से सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई ना कोई महत्वपूर्ण निर्णय जरूर सुना सकता है। अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 7वीं आला सतही मीटिंग की सदारत की और इसके साथ ही उन्होंने नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का आगाज किया और श्रीनगर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के जोनल ऑफिस का अमली तौर पर इफ्तिताह किया। उन्होंने एनसीबी की सालाना रिपोर्ट 2023 और ड्रग फ्री इंडिया पर कॉम्पेंडियम भी जारी किया। मरकजी वजीर दाखिला और ताउन अमित शाह ने नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 7वीं आला सतही मीटिंग की सदारत की। इसके साथ ही उन्होंने नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का आगाज किया और श्रीनगर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के जोनल ऑफिस का अमली तौर पर इफ्तिताह किया। उन्होंने एनसीबी की सालाना रिपोर्ट 2023 और ड्रग फ्री इंडिया पर एक किताबचा भी जारी किया। मीटिंग का मकसद भारत में मनशियात की स्मगलिंग और इसके गलत इस्तेमाल से निपटने में शामिल मरकजी और रियासती हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों की कोशिशों को मजबूत और हम आहंग करना है। ड्रग के खिलाफ जंग के मेरे साथीदार, आप सभी को एक सफल अभियान जो 19 से 24 चला, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। परंतु 19 से 24 की लड़ाई में हमने हमारे काम का 1/10 ही अचीव किया है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, पूरी सरकार के हर विभाग में एक प्रकार से गंभीरता आई है। मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हुकूमत ने मनशियात के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की है और इसे एक मुहिम की शक्ल दे दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि मनशियात के खिलाफ अभी एक तवील जंग लड़नी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत हिंद ने मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है ताकि मनशियात की लानत पर काबू पाया जा सके। सच अर्थ में लड़ाई अब शुरू हो रही है और ये लड़ाई में जब तक 35 के नीचे का हर देश का नागरिक लड़ाई लड़ने का संकल्प करे और 35 की ऊपर का हर नागरिक लड़ाई का मार्गदर्शन करने का संकल्प जब तक न करे, इस लड़ाई को हम जीत नहीं सकते। वज़ारत दाखिला ने मनशियात पर काबू पाने के लिए 3 नुकाती हिकमत अमली बनाई है। इसके जरिए इदारा जाती फ्रेमवर्क को मजबूत करना, तमाम नार्को एजेंसियों के दरमियान हम आहंगी और अवामी बेदारी की जामे मुहिम को फरोग देना है। मीटिंग में तमाम रियासतों के डीजीपी, एपीएफ के डीजी, आईबीएफ, रॉ चीफ, होम सेक्रेटरी, एनसीबी के डीजी, कोस्ट गार्ड के डीजी और वज़ारत दाखिला के दीगर अफसरान मौजूद थे। 35 साल से कम उम्र के बच्चे
इस लड़ाई में साथ दें और 35 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे इस बात की चिंता करें कि इस लड़ाई को कैसे लड़ा जा सकता है। 2047 में नशा मुक्त भारत के लिए ज़रूरी है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच ऐसा समन्वय हो ताकि इस देश से नशे के कारोबार पर पूरी तरीके से लगाम लगाई जा सके। कैमरामैन योगेश के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। मरकजी वजीर और मगरबी बंगाल बीजेपी के सदर सुकांत मजूमदार ने 3 नए फौजदारी कवानीन का जायजा लेने के लिए 7 रुकनी खुसूसी कमेटी तश्कील देने के मगरबी बंगाल हुकूमत के फैसले की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि आईन में लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरशुदा कवानीन का जायजा लेने का कोई इल्तिजाम नहीं है और ऐसी कोई कमेटी इन तीनों कवानीन की जांच नहीं कर सकती। मरकजी वजीर सुकांत मजूमदार ने कहा कि मगरबी बंगाल की टीएमसी हुकूमत आईन की खिलाफ वर्जी और तौहीन कर रही है। छत्तीसगढ़ के वजीर आला विष्णुदेव सहाय, नायब वजीर आला विजय शर्मा और अरुण सावंत ने नक्सली हमले में जख्मी 4 जवानों से अस्पताल में मुलाकात करके उनका हालचाल दरियाफ्त किया। काबिल जिक्र है कि घात लगाकर किए गए नक्सली हमले में 2 जवान शहीद हुए थे। हावड़ा के दोमजूर इलाके में घरेलू मुलाजमा और उसके अहले खाना के खिलाफ शर्मनाक हरकत का मामला सामने आया है। यहां घर में चोरी की वारदात के बाद मुलाजमा के घर वालों को फोन करके हिरासत करने का अब्दुल हसन लश्कर नामी ताजिर पर इल्जाम लगाया गया है। पुलिस ने इस मामले में मरकजी मुलजिम समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इल्जाम है कि मुलाजमा के वालिदैन और भाई के बाल काटकर गांव छोड़ने और वाकई की शिकायत थाने में करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। रियासती ऑपोजिशन लीडर सुवेंदु अधिकारी ने इस वाकये की वीडियो शेयर करके रियासत में अमन अमान पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि इस वाकये को अंजाम देने वाले हुक्मरान जमात टीएमसी के नजदीकी हैं। आसाम हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मुस्लिम शादी कानून को मंसूख कर दिया है। रियासत के वजीर आला हेमंत विश्व शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह मालूमात दी। उन्होंने लिखा कि हमने बचपन की शादी के खिलाफ इजाफी तहफुजात मुतारुफ करवाकर अपनी बेटियों और बहनों के लिए इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। आसाम काबीना की मीटिंग में हमने आसाम रिपीलिंग बिल 2024 के जरिए आसाम मुस्लिम शादी और तलाक रजिस्ट्रेशन एक्ट और कवायद 1935 को मंसूख करने का फैसला किया है। अब इसे असेंबली में रखा जाएगा। आसाम मुस्लिम मैरिज एक्ट में साइल मैरिज को इजाजत देता था, तो हमने ये स्क्रैप करके ऑर्डिनेंस लाए थे। अभी वो ऑर्डिनेंस को हम बिल बनाऊंगा और नया एक कानून आएगा जिस कानून का आधार में मुस्लिम रजिस्ट्रेशन अभी सरकार का घर में होगा और जो कानूनन जो एज बार है 18 एंड 21 उसी हिसाब में उसका रजिस्ट्रेशन होगा। सो पुराना कानून भी रद्द होगा और नया कानून बनेगा मुस्लिम रजिस्ट्रेशन का ऊपर। साइल मैरिज ऐसा नहीं है कि अगर 80% साइल मैरिज माइनॉरिटीज में होते हैं, 20% साइल मैरिज मेजॉरिटी कम्युनिटी में भी होते हैं। सो साइल मैरिज को हम कोई रिलीजियस एंगल से नहीं देखता हूं। हमारा प्रयास होता है कि जेंडर जस्टिस मिले, साइल मैरिज असम में कम होते रहे। अभी जो हमारा लेटेस्ट जो जितना सर्वे आया है इसमें बहुत ही एनकरेजिंग ट्रेंड देखा गया है कि असम में साइल मैरिज लगभग खत्म होने का कगार में है। और आपको बताते चलें कि आसाम हुकूमत ने मुस्लिम शादी और तलाक रजिस्ट्रेशन एक्ट को खत्म करने का फैसला किया है। आसाम में कम उम्र की शादी को रोकने के लिए रियासती हुकूमत ने आसाम मुस्लिम मैरिज एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को मंसूख करने का फैसला किया है और इस बिल को भी यूसीसी के निफाज की जानिब एक कदम समझा जा रहा है। अब आसाम में मुस्लिम शादियों को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किया जाएगा। रियासत में 94 मुस्लिम रजिस्टर्ड को भी हटा दिया गया है। मुस्लिम शादी और तलाक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 के तहत शादियां रजिस्टर्ड की जाती थीं, लेकिन इस वक्त इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लड़के और लड़की की उम्र क्या है। आसाम मुस्लिम शादी और तलाक रजिस्ट्रेशन एक्ट साल 1935 में लाया गया था और इसमें मुसलमानों की शादी और तलाक की रजिस्ट्रेशन का इल्तिजाम है। इस एक्ट में साल 2010 में तरमीम की गई थी। लफ्ज रजाकाराना की जगह पे लाजमी का इजाफा किया गया है।
आगे बढ़ते हैं, जहां बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में रिजर्वेशन के निज़ाम में बेहतरी का मुतालबा करते हुए तालिबे इल्मों के पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी हैं। जुमेरात का दिन सबसे खराब रहा कि जब ढाका में लाठियों और पत्थरों से लैस हजारों तलबा ने मुसल्ला पुलिस के साथ तसादुम में 13 अफराद मारे गए थे, तो वहीं गुज़िश्ता एक हफ्ते में तकरीबन 19 अफराद की बाजी हार चुके हैं और जबकि दर्जनों जख्मी हैं। और इस वक्त पुरतशद्दुद मुजाहिरों के पेश नज़र एहतियाती इक़दामात के तौर पर दारुल हुकूमत ढाका में मोबाइल इंटरनेट सर्विस को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। बांग्लादेश के कशीदा इलाकों में स्कूल, कॉलेज और मदारिस भी बंद कर दिए गए हैं। बढ़ती हुई बदअमनी के पेश नज़र ढाका में भारतीय हाई कमीशन ने वहां मुकीम अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। ढाका में भारतीय हाई कमीशन और चटगांव, सलहट और खलना में भारतीय असिस्टेंट स्टेट हाई कमीशन ने अपने शहरियों और तलबा के लिए हंगामी नंबर जारी किए हैं। काबिल जिक्र है कि 1 जुलाई को मुख्तलिफ सरकारी यूनिवर्सिटियों के तलबा ने रिजर्वेशन को लेकर तहरीक शुरू की थी। तलबा 5 जून के हाई कोर्ट के हुक्म को मंसूख करने का मुतालबा कर रहे हैं, जिनमें बांग्लादेश की हुकूमत से कहा गया है कि वो 1971 के बांग्लादेश की आज़ादी की जंग के जंगजुओं की औलाद के लिए 30% मुलाजमतों का कोटा बहाल करें। और अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर नजर डालते हैं और बात करते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की कुछ अहम सुर्खियों की, जहां नीट का ही मामला यहां पर शह सुर्खी बना हुआ है। बता दें कि जुमेरात को भी सुप्रीम कोर्ट में इस पर कोई फैसला नहीं हो सका। हालांकि उन्होंने कहा है कि नीट यूजी पर तीसरी समात 4 घंटे तक चली और अगली समात अब 22 जुलाई को होगी, लेकिन कल की हुई समात में ये कहा गया है कि शहर और सेंटर की सतह पर जारी किए जाएंगे नीट यूजी के नताइज और लाखों तलबा कर रहे हैं इसके फैसले का इंतजार। आगे की खबरें भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में जिस तरह से पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे हैं, उसी के हवाले से हिंदुस्तानियों के लिए वहां पर एडवाइजरी जारी की गई है और उसी की खबर भी अखबार में शाया हुई है। बांग्लादेश रिजर्वेशन के खात्मे के मुतालबे पर होने वाले हंगामे के बाइस यहाँ पर तमाम स्कूल, कॉलेज और दफातर बंद हैं और मुल्क के बेशतर हिस्सों में कशीदगी का माहौल है। और ऐसी सूरत हाल को देखते हुए हिंदुस्तानी सिफारत खाना ने हिंदुस्तानी कम्युनिटी से लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों में ही रहें और बाहर ना निकलें। आगे की खबर भी जान लेते हैं, जहां बांग्लादेश के हवाले से ही ये अखबार में भी खबर शाया हुई है। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत है और तमाम तालीमी इदारे बंद हैं। इसके अलावा जो आलमी सतह पर जो खबर शाया हुई है वो अमेरिका के इंतखाबात के हवाले से है, जहां तकरीबन 2/3 डेमोक्रेट्स ने सर्वे में कहा है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन को सदारती दौड़ से दस्तबरदार हो जाना चाहिए और उनकी पार्टी को एक मुख्तलिफ उम्मीदवार खड़ा करने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि अब 2/3 डेमोक्रेट्स जो हैं वो बाइडेन के खिलाफ हैं और वो कह रहे हैं कि बाइडेन को अब दस्तबरदार हो जाना चाहिए। दरअसल बाइडेन अपनी उम्र के लिहाज से काफ़ी सुर्खियों में हैं, क्योंकि उनकी बढ़ती उम्र की वजह से वो इस कैंडिडेट के बहुत कमज़ोर उम्मीदवार माने जा रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं खेल की खबरों की, जहां वुमेन्स एशिया कप 2024 आज से श्रीलंका के शहर दाम्बोला में शुरू हो रहा है और इस मुकाबले में टीम इंडिया का पहला टकराव पाकिस्तान से होगा। दिफाई चैंपियन हिंदुस्तान हरमनप्रीत की क़यादत में 8वीं बार टाइटल जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी। टीम इंडिया ने हाल ही में घर पर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ महदूद ओवर्स की सीरीज में ज़बरदस्त फतह हासिल की थी और ऐसे में अब मौका है कि हरमनप्रीत की कप्तानी में हिंदुस्तानी टीम ख़वातीन के एशिया कप में भी अपना जादू दिखाएगी। दूसरी जानिब नेपाल और मुत्तहदा अरब अमारात की टीमें भी आज मुकाबले की फातेह मैच में आमने सामने होंगी। ग्रुप मरहले में हिंदुस्तान 21 जुलाई को यूएई और 23 जुलाई को नेपाल के साथ मैच खेलेगा। मुकाबले का फाइनल 28 जुलाई को खेला जाएगा। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।